हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी कॉम्पिटिटिव साइंस को और आगे बढ़ाएंगे और प्रकाश में अगला टॉपिक है हम लोगों का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो सबको वैसे पता तो है कि प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में बच जाना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब ही क्या होता है, रंग या कलर होता है। तो कलर का विक्षेपित हो जाना मतलब अपने भागों में टूट जाना या बट जाना विक्षेपण कहलाता है। तो सामान्यतः विक्षेपण किसका देखने को मिलेगा हम लोगों को, सूर्य के प्रकाश का। ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश जो है किसी प्रिज्म जैसी चीज़ से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात, तो मेन चीज़ तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अपवर्तन होता है वहाँ पे। वैसे आप समझ तो जाओगे कि प्रिज्म जो होता है कांच का बना होता है। कांच एक पारदर्शी चीज़ है सामान्यतः, तो पारदर्शी चीज़ों में क्या होता है, अपवर्तन। तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ, तो आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे की ओर झुकने के साथ साथ वह अपने विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है। उसके बाद जितने भी कलर होंगे उतने रंगों में बट जाएगा। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को आप वर्णक्रम या फिर स्पेक्ट्रम कहेंगे तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में व्यक्त होने की क्रिया को आप वर्ण विक्षेपण कह देंगे। तो मोस्टली हम लोग श्वेत प्रकाश का अध्ययन करते हैं। तो श्वेत प्रकाश के पास सामान्यतः ये 7 रंग होते हैं। तो जब वो किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस वाले विबग्योर या बेजानी हपी नाला के क्रम को आप लोग स्पेक्ट्रम कहेंगे या वर्णक्रम कहेंगे और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहेंगे। तो इजी पॉइंट है, आगे बढ़ते चलते हैं। प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंगें भिन्न भिन्न होती हैं, हम सबको पता है। प्रकाश के पास जितनी भी रंग होते हैं सबकी तरंगें या तरंग दैर्घ्य लिखना चाहिए, सबकी तरंग दैर्घ्य आवृत्तियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, प्रकाश के लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, भी हम लोगों को पता है, तथा बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इस आधार पर आप लोग ये बोल पाएंगे प्रकाश के लाल रंग का अपवर्तनांक कैसा होता है, बैगनी रंग के अपवर्तनांक से कम होता है। ठीक है, तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम। तो यहाँ पे एक निष्कर्ष आप लोगों को ये निकलता है कि तरंग दैर्घ्य जो होता है वो अपवर्तनांक से व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक से व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा सो उसका अपवर्तनांक कम, अपवर्तनांक कम सो आप फैलोगे कम या विक्षेपित होगे कम। इसी आधार पे आप लोग बोल पाएंगे कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होगा क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाएगा, इस कारण से उसका वर्ण विक्षेपण अधिक, और लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। एक एक्स्ट्रा टॉपिक हम लोगों ने आप लोगों के लिए डाल दिया है यहाँ पे, बस इसको आप लोग रिलेट कर लेना कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा उसका अपवर्तनांक कम, मतलब तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक का संबंध उल्टा होता है। लेकिन वर्ण विक्षेपण जो आप पढ़ रहे हो तो इस प्रकार से वर्ण विक्षेपण का संबंध मेन परीक्षा में ये आता है, उसका संबंध अपवर्तनांक या रिफ्रैक्शन इंडेक्स से कैसा होता है, सीधा होता है। तो भी इस साल की कुछ परीक्षाओं में क्वेश्चन बनाए इसलिए हमने यहाँ पे शेयर कर लिया है, क्योंकि व्यापम दूसरी परीक्षाओं को कॉपी करता है। तो वर्ण विक्षेपण जो है अपवर्तनांक के समानुपाती। तो इस जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसका वर्ण विक्षेपण भी कैसा होगा, ज़्यादा। लेकिन जिसका अपवर्तनांक कम है उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा, फिर जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है उसका तरंग दैर्घ्य कम। तो सीधी बात है, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, कम होता है, इसलिए उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, उसका वर्ण विक्षेपण भी कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। इस चीज़ को आप लोग एक बार अच्छे से अकेले बैठ के समझ के देखना, समझ में आएगा। नहीं तो अभी हम कम ज़्यादा करने लगेंगे और डाउट आप लोगों को बन जाएगा। बाकी टॉपिक समझ में आया है। बाकी बेसिकली हम सबको पता है लाल रंग कम फैलता है और बैगनी रंग ज़्यादा फैलता है, और जो जितना ज़्यादा फैलेगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा कहलाएगा। आगे की कहानी आप लोग जानते हैं। तो आगे बढ़ने की इच्छा है हमारी हाल फिलहाल में। प्रकाश को ज़्यादा नहीं खींचना है क्योंकि 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। इंद्रधनुष जो हम लोग देखते हैं, रेनबो देखते हैं, वो भी एक प्रकार का वर्ण विक्षेपण का ही उदाहरण है। तो उसमें लेकिन जो है कि केवल अपवर्तन नहीं होके परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन, ये तीनों घटनाएं देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, तो परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, पूर्णांतरिक परावर्तन जो हमने कल पढ़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, इंद्रधनुष है। तो मेनली इंद्रधनुष किसका उदाहरण, सीधा परीक्षा में तो ये आता है वर्ण विक्षेपण। बाकी उसमें मोस्टली क्या होता है, तो आप बोलेंगे परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी। यदि और आ जाए तो आप पूर्णांतरिक परावर्तन भी कह सकते हैं। बाकी पूर्णांतरिक परावर्तन तो अपवर्तन का ही एक एग्जाम्पल था जो हमने कल आपको काफ़ी देर तक समझाया था या पिछली क्लास में। आगे चलते हैं। इंद्रधनुष जो मिलेंगे आप लोगों को वो 2 प्रकार के मिलेंगे, एक होगा प्राथमिक और दूसरा होगा द्वितीयक इंद्रधनुष।
तो प्राथमिक इंद्रधनुष को आप लोग इंग्लिश में प्राइमरी, द्वितीयक को सेकेंडरी कह देंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है वैसे। तो आगे चलते हैं सीधा प्राथमिक इंद्रधनुष पे। तो प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष या फिर इंद्रधनुष बनते समय जो बूंद होती है वो उसका काम करती है, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण का काम करती है। तो बूंद ही, ठीक है, बूंदों का पानी, पानी का जो भी गाना सुना है आपने, तो वहाँ पे जो बूंद है वो प्रिज्म का काम करती है। तो ये आपको पूछा जाता है परीक्षा में कि इंद्रधनुष बनते समय प्रिज्म का काम कौन करता है, तो आप बोलेंगे बूंद, क्योंकि प्रिज्म भी सामान्यतः कैसा ऐसा डेल्टा के आकार का होता है और बूंद भी कैसी होती है, तो आप बोलेंगे सर इसी प्रकार से डेल्टा जैसी। इसको भी आप ऐसा घेर दो तो ये भी क्या बना देगा, प्रिज्म जैसी आकृति बना देगी अपनी बूंद, और दोनों त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। तो जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार तो अपवर्तन होगा, लेकिन परावर्तन कितने बार हो पाएगा? केवल 1 बार, ठीक है। जितने बार परावर्तन उतने ही उस प्रकार का होगा। तो 1 बार परावर्तन, इसलिए एक मतलब प्राथमिक, और 2 बार अभी आगे लिखेंगे हम तो हो जाएगा द्वितीयक। तो जब 2 बार अपवर्तन, ठीक है, 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन, तो इस घटना के बाद हम लोगों को प्राथमिक प्रकार का इंद्रधनुष मिलेगा। और प्राथमिक प्रकार के इंद्रधनुष में क्या होगा, लाल रंग बाहर की ओर आएगा और बैंगनी रंग अंदर की ओर होगा। हम लोगों को पता है लाल रंग जब बाहर की होगा तो लाल रंग चूंकि कम फैलता है, जब इस प्रकार से वर्ण विक्षेपण होगा तो सबसे बाहर की ओर आपको लाल रंग मिलेगा, और अंदर की ओर कौन सा रंग मिलेगा आपको, बैंगनी और वायलेट रंग देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाहर जो लाल या रेड है, तो बाहर लाल होने के कारण चूंकि ये कम फैलता है और नीचे बैंगनी ज़्यादा फैलने वाले नीचे पहुंच गया है, तो वो खुद ज़्यादा फैलेगा नहीं और खुद फैल नहीं पाएगा और लाल फैलता नहीं है। इस कारण से आपको प्राथमिक प्रकार का इंद्रधनुष कैसा दिखता है, स्पष्ट दिखता है, ठीक है। तो प्राथमिक प्रकार का जो इंद्रधनुष है कैसा होता है, अधिक स्पष्ट या अधिक क्लियर होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें लाल रंग बाहर होता है, वो खुद फैलता नहीं, नीचे के रंगों को फैलने के लिए जगह देता नहीं है। तो ये अच्छा काम हो जाता है इस बारे में। तो आपको याद रखना, दोनों इंद्रधनुष जो भी हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ने वाले हैं, आप लोग पढ़ चुके हो, उन दोनों में अच्छी क्वालिटी का कैसे मानना है आपको, प्राथमिक इंद्रधनुष को। और इसके साथ में आपको और ये चीज़ भी याद रखना है, इसमें जैसे लिखा तो है, इसमें लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की होता है, ठीक है। और इसमें अंदर वाली बैंगनी किरण जो है हमारी आँख पर, हम लोग जब सामने देखते हैं इस चीज़ को, तो हमारी आँख पर जो दर्शन कोण बनेगा, नीचे वाले का कितना होगा, 40 अंश 8 मिनट, तो ऊपर वाली लाल किरण का जो कोण होगा वो कितना होगा, 42 अंश 8 मिनट। तो आप लोग देख पा रहे हैं 40/8 से 42/8 तक केवल 2 डिग्री में ही पूरा का पूरा माल सिमट के रह गया है। तो केवल 2 डिग्री में समटने के कारण इन यहाँ पर जगह कम होती है और रंग साथ हैं, इस कारण से यहाँ पर डेंसिटी या घनापन अच्छा होता है और ये अधिक स्पष्ट होता है। तो ये क्वेश्चन भी अपनी सभी परीक्षा में, चाहे रेलवे, SSC, व्यापम कुछ भी हो, सभी जगह कई बार आ चुका, तो फिर से आने के चांस बने रहते हैं, क्योंकि लोग पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो नीचे वाले के साथ 40, ऊपर वाले के साथ 42, 8/8 कॉमन है का कोण बनता है। इसी प्रकार से हम लोग द्वितीय इंद्रधनुष की ओर बढ़ते हैं। तो द्वितीय इंद्रधनुष में आप लोग क्या देखेंगे कि जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार ही क्या होगा, परावर्तन, दोनों हो जाएंगे 2-2 बार, दोनों बार 2-2 हो गया है अब, ठीक है। दोनों बार आपको 2-2 देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो 2-2 होगा, इसलिए द्वितीयक है। और जहाँ पे 2 और 1 है तो प्राथमिक है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो वर्ण विक्षेपण है मोस्टली अपवर्तन की घटना है, इसलिए दोनों में अपवर्तन तो 2 बार है, लेकिन परावर्तन होने से आपको अलग प्रभाव देखने मिलेंगे। तो पहले में 1 बार परावर्तन और दूसरे में 2 बार परावर्तन होता है, और द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण कर देगा। इसमें उल्टा क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग ऊपर आ जाएगा और लाल रंग नीचे की ओर पहुँच जाएगा। मतलब जब इस प्रकार से आपको धनुष बना मिलेगा तो यहाँ पर बैंगनी रंग आपको इस बार ऊपर लगा दिखेगा या फिर बनता दिखेगा, और लाल रंग नीचे होगा, और बैंगनी रंग ऊपर होने के कारण फैल जाएगा, और फैलने के कारण से इसके दर्शन कोण जो है, ऊपर वाले का आप लोग देख पा रहे हैं इसमें 54 लिखा है, और नीचे वाले का कितना लिखा है, 50/8, मतलब पीछे से तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब 50/8 को आप 50 ही मानेंगे, 51 तो नहीं मान सकते। तो एक 50 से लेकर 54 तक इसका विस्तार 4 डिग्री में हुआ है, और पिछली वाली का विस्तार मात्र 2 डिग्री में हुआ था। तो वो कम जगह में होने के कारण साफ दिख रहा था और ये दूर तक फैल जाएगा, इस कारण से इसके सातों रंग स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बैंगनी रंग ऊपर है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में कि कौन अधिक स्पष्ट होता, पीछे वाला जो प्राथमिक था वो अधिक स्पष्ट था और ये उसकी अपेक्षा अस्पष्ट होगा, ठीक है।
और ये कोण भी आपको याद रखना, वहाँ पे 40 और 42 और यहाँ पे 50 और 54 के दर्शन कोण बनेंगे। साफ यहाँ पे फिर ये भी लिख दिया गया, द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा धुंधला या फिर अस्पष्ट दिखलाई देगा आपको द्वितीयक वाला। तो सेकेंडरी क्वालिटी का जो है वो सेकेंडरी होगा, न कि प्राइमरी होगा। तो टॉपिक कीजिए, प्रकाश का अपने रंगों में बच जाना या फैल जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो अथवा सा रंग, वर्ण का मतलब ही रंग होता है, तो आज हम लोग रंगों ही रंगों कर लेते हैं। तो अगला है टॉपिक इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक रंग। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री कलर्स, तो उनकी चर्चा कर लें। तो लाल, हरे और नीले को, जिसको आप लोग केवल RGB के नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल सही जानते हैं। तो RGB इनको ही प्राइमरी या प्राथमिक रंग कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को प्राथमिक रंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये तीनों जब मिलेंगे तो फिर से एक सफ़ेद रंग बना देंगे, और सफ़ेद रंग ही सबसे ज़्यादा प्राइमरी होता है। यहाँ पे चित्र में भी हमने बना रखा है कि लाल, हरा और नीला, ये तीनों में जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे सफ़ेदी आ रही है, और जो सफ़ेद को प्राप्त कर लेंगे मिलके वो आगे जाके पूरक भी कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? तो प्राथमिक रंग बना रहे हैं या फिर प्राथमिक रंग कहला रहे हैं। अब इन तीनों में से कहीं दो को मिलाओगे आप तो आपको द्वितीयक रंग मिलेगा। तो द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं ये भी आपको याद रखना है, पीला, मैजेंटा, पिकॉक, नीला। तो रीडिंग तक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है या भिन्न है? तो 3 लिख देंगे आपको सेकेंडरी और 1 लिख देंगे प्राइमरी। तो सेकेंडरी वाले से प्राइमरी वाला भिन्न होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर तीनों लिख देंगे प्राइमरी और 1 लिख देंगे सेकेंडरी, तो ये अलग हो जाएगा। तो पीला, मैजेंटा और पिकॉक जो हैं वो द्वितीयक रंग होंगे, और ये जो तीनों रंग हैं इनमें से कोई 2 की सहायता से मिलके बनेंगे। जैसे कि नीचे लिख भी रखा है हमने कि लाल और नीले को मिलाएंगे आप तो क्या बनेगा? मैजेंटा बनेगा। हरे और नीले को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पिकॉक नीला बनेगा। और लाल और हरे को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीला बनेगा। इसको आप यहाँ से भी इस प्रकार से ट्रायंगल बना के करते हैं आप तो कोई बुरा काम नहीं करते हैं। लाल और अपने हरे को मिलाएंगे तो येलो बन रहा है, मतलब पीला बन रहा है। और लाल और नीले को मिलाया आप तो मैजेंटा बन रहा है। और नीले और हरे को बनाए तो इसी को यहाँ पे हमने क्यान रख रखा है, जिसको आप लोग पिकॉक नीले के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे द्वितीयक रंग। और द्वितीयक रंग जो हैं कोई भी 2 प्राइमरी रंगों से या प्राथमिक रंगों से मिलके बनते हैं। आगे चलते हैं, जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश बना दें, उत्पन्न कर दें, तो वे एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? पूरक रंग कहलाएंगे, ठीक है। तो वे एक दूसरे को पूरक रंग कहलाएंगे। जैसे हमने आपको ये भी बता दिया है कि RGB जो है ये तीनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, क्योंकि इन तीनों को मिलाओगे आप तो क्या मिलेगा आपको? श्वेत, मतलब वाइट रंग मिलने वाला है। तो ये तीनों भी एक दूसरे के पूरक हैं। अब लेकिन आप किन्हीं भी 2 कलरों को, जैसे हम लोग बात कर लें, यदि आपने मैजेंटा को, और मैजेंटा में ऑलरेडी कौन है? लाल और नीला है। तो मैजेंटा में यदि आप अपने मन से यहाँ पे हरा और मिला देंगे तो मैजेंटा, ठीक है, हाँ भी लिख सकते ना भी लिख सकते हैं। और इसमें हम लोग यदि हरा और मिला दें तो सामने आपको क्या मिल जाएगा? श्वेत। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि हरा का पूरक रंग कौन है? मैजेंटा। और हम लोगों को एक चीज़ ये भी याद रखना कि ये तीनों रंग जो हैं मिलके सफ़ेद बनाते हैं। और मैजेंटा में ऑलरेडी कौन है? तो आप बोलें सर लाल और नीला है, तो इसमें लाल नीला ऑलरेडी है, हरा और आके मिल गया तो क्या हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा। तो इसलिए ये तीनों परस्पर पूरक हैं। या फिर इन दोनों, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये हरा अकेला, ये दोनों भी परस्पर क्या बन जाएंगे? पूरक। तो जिन भी रंगों को आपस में मिलाने से सफ़ेद रंग मिलेगा वे परस्पर पूरक कहलाएंगे। तो आप यहाँ पे 2 की लाइन जो है पूर्णतः सही नहीं होती, पर सही से लिखना चाहिए कि जब रंगों को आपस में मिलाने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है तो उन्हें परस्पर पूरक रंग कहते हैं। तो 2 की कहानी थोड़ी सी डिनाई हो जाती है कुछ तथ्यों के आधार पर। यदि पिकॉक नीले का हमने पूरक ढूंढने की कोशिश करें तो पिकॉक नीले में ऑलरेडी कौन है? हरा और नीला है। तो इसका पूरक कौन बचेगा? लाल। तो पिकॉक नीले में जब आप लाल मिलाओगे तो वो भी सफ़ेद हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना है। अब हमने जो ऊपर बोला ना आपसे कि लाल और नीले को मिलाओगे तो मैजेंटा बनेगा, ऐसा हम लोग के व्यवहारिक जीवन में क्यों नहीं हो पाता? तो इसी का कारण लिखा है कि दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने पर रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते, क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले रंग जो हैं अशुद्ध होती हैं, रंगों में अशुद्धियाँ होती हैं। इसलिए हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में लाल और हरे को मिलाएंगे तो पीला नहीं मिलता आसानी से, कई बार सफ़ेदी आने लगती है, हम लोग नाराज़ हो जाते हैं दुकानदार पर। क्यों? क्योंकि रंगों में पूर्णतः शुद्धि नहीं होती है, या रंग पूर्णतः शुद्ध नहीं होते हैं। अगला फैक्ट क्या लिखा है? रंगीन टेलीविज़न जो हम लोगों के घरों में होती हैं सभी प्रकार की, कैसी भी, चाहे प्लाज्मा हो चाहे LCD, उन सब में जो रंगों का उपयोग होता है तो उन सब में केवल प्राथमिक रंगों का उपयोग होता है RGB, ठीक है। तो वो लाल, हरा और नीला, तो ये तीनों ही कलर मिलके अन्य रंगों का निर्माण करते रहते हैं, जिससे हमें सभी प्रकार के कलर दिखते हैं और दिखते प्रतीत होते हैं। तो प्राथमिक रंग चाहे यहाँ की बात हो फिजिक्स की हो चाहे टीवी की बात हो, सब फिजिक्स ही है। तो हमेशा वो कौन होते हैं? लाल, हरे और नीले। सेम कहानी आप कंप्यूटर पे भी लगा सकते हैं, RGB। तो टॉपिक कीजिए सारे, इसलिए गति बढ़ा के चलते हैं।
और आगे बढ़ते चलते हैं ताकि इस बार समय बचा सकें आपका। अब वस्तुओं के रंग की बात करें तो हमने जहाँ तक आपको कल या परसों की क्लास में भी चर्चा की थी कि कोई वस्तु आपको कब दिखती है, जब उस पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँख तक आए। सेम इसी प्रकार से कलर के साथ में होती है कि जब किसी वस्तु पर कोई प्रकाश पड़ता है, ठीक है, कोई प्रकाश पड़ता है और प्रकाश के पास सभी रंग होते हैं, तो जिस रंग को वो परावर्तित कर देती है तो वो रंग हमारी जब आँखों तक आता है तो वही कलर हम लोगों को दिखने लगता है। जैसे यदि आपको कोई वस्तु लाल दिख रही है, इसका अर्थ यह है कि उस वस्तु पर लाल प्रकाश या श्वेत प्रकाश पड़ा होगा और श्वेत प्रकाश से उसने लाल प्रकाश को परावर्तित करके हमारी आँख तक पहुँचा दिया होगा, जिससे वो वस्तु भी दिखती है और साथ में उसका रंग भी दिखता है। तो वही कहानी हमने जो आपको अब यहाँ पर शब्दों में पढ़ के सुना देते हैं कि वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करती है, बाकी सभी रंगों को शेष सभी रंगों को अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी केवल उस रंग को बस परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट कर देती है। तो जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो इसका मतलब उसने सबको सब छोड़ दिया। जब सारे के सारे रंग हमारी आंखों पे आएंगे और सभी रंग मिलके क्या बनाते हैं, श्वेत रंग बनाते हैं। इसलिए हम लोगों को वस्तु फिर सफ़ेद दिखलाई देगी सभी रंगों के मिश्रित प्रभाव से। अगला फैक्ट क्या लिखा है, जो वस्तु किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती मतलब उसने सब कुछ सोख लिया, मतलब आपकी आंख तक कुछ नहीं आया। और जहाँ कुछ नहीं मतलब अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष का रंग कैसा, काला। इस कारण से वस्तु भी कैसे दिखेगी आपको, काला। तो जहाँ पे कुछ नहीं तो काला सा काला हो जाएगा। इसको ध्यान में कुछ भी आपको यह भी लिखा है। इसीलिए जब आप लाल गुलाब को अंधेरे की बात हुई ना कि दिन में, कि लाल गुलाब पर दिन में हरा रंग डाल रहे हैं, लाल गुलाब को हरा रंग या हरा शीशा के माध्यम से देखते हैं, ठीक है, आपने हरे शीशे के माध्यम से देखा, आपके पास वही हरे रंग का कांच था, उस पर आप लाल गुलाब को देखने की कोशिश करेंगे, दिन में भी देखेंगे तो काम चल जाएगा। हरे शीशे के माध्यम से देखते हैं तो वह कैसा दिखेगा, काला, क्योंकि गुलाब का रंग ऑलरेडी कैसा है, हरा है। और उस पर आप बोल गए हम, गुलाब का रंग ऑलरेडी कैसा, लाल है। उसको आपने हरे शीशे के माध्यम से देखा, मतलब उस पर आपने हरा प्रकाश डाला। अब चूँकि हरा प्रकाश उस पर डाला तो हरे को वो अवशोषित कर लेगी और कुछ भी परावर्तित नहीं करेगा, क्योंकि गुलाब पुल्लिंग होता है, करेगा, इसका से वो बेचारा कैसा दिखेगा, काला। ठीक है, तो वही कहानी लिखी, शीशे के माध्यम से दिखा रहा था, वह काला दिखाई पड़ता, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए या तो उसे लाल प्रकाश नहीं मिला, फिर सफ़ेद प्रकाश नहीं मिला, और हरे रंग को उसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो जिस रंग की आपको वस्तु दिखती है वो उसी रंग को परावर्तित करती है और वही कलर हमें दिखता है, नहीं तो फिर काला दिखेगा। तो इस आधार पे आप लोगों को एक छोटी सी टेबल बनी मिलती है, तो हमने यहाँ पे शेयर की है आप लोगों से कि विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न रंगों की किरणें डालने पर वे किस तरह दिखाई पड़ती हैं। तो आप ध्यान देंगे, यदि वस्तु के नाम की बात करें तो बस सफ़ेद कागज़ पर यदि आप सफ़ेद कागज़ पर आप सफ़ेद किरणों को डालेंगे तो सफ़ेद दिखेगा, लाल को डालेंगे तो लाल दिखेगा, क्योंकि सफ़ेदी की बात हुई, सफ़ेद पे आप जो प्रकाश डालोगे वो उसी को परावर्तित कर देगा, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है। तो सफ़ेद के मामले में तो क्या होगा, सफ़ेद कागज़ के मामले में तो आप ये देखेंगे उस पर जो कलर डालोगे आप वो वही कलर दिखाएगा, चाहे आपने सफ़ेद लिखा हो, चाहे लाल लिखा हो, चाहे हरा लिखा हो, चाहे पीला, चाहे नीला लिखा हो। ठीक है, तो जो भी कलर आप डालोगे वो कलर दिखेगा। हम इस प्रकार से दिखा देते हैं, नहीं तो अभी हम सामने खड़े हुए तो दिखा रहे थे आपको, दिखाई नहीं रहा था। आगे चलते हैं, लाल कागज़ की जब बात करेंगे तो लाल कागज़ पे जब आप सफ़ेद किरणें डालेंगे तो सफ़ेद के पास सब कुछ है, तो वो लाल को छोड़ के बाकी सबको अवशोषित कर लेगा, लाल को परावर्तित कर देगा, तो लाल आपको दिखेगा। जब लाल डालोगे तो कुछ भी अवशोषित नहीं करेगा, लाल को लेके लाल को परावर्तित कर देगा तो लाल दिखेगा। लेकिन जब हरा डालेंगे उस पर आप, तो वो कहने का ये किसने मुझ पे हरा रंग डाला, और हरा रंग डालते उसको अवशोषित कर लेगा, कुछ भी परावर्तित नहीं करे, इसलिए काला हो जाएगा। सीधी बात है, पूरी टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग ध्यान से भी देख सकते हैं कि जिस वस्तु पर यदि कोई रंग डाला जाता है तो जिस कलर की वो वस्तु है, यदि उस पर वही कलर पड़ेगा तो उसको परावर्तित कर देगी, या फिर सफ़ेद कलर पड़ेगा तो अपने रंग को बस छोड़ के अपने रंग को बस वो परावर्तित करेगी और बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी, तो अर्थात उसका कलर दिखेगा। अन्यथा उस पर यदि आप सफ़ेद के अलावा या फिर उस रंग के अलावा कोई दूसरा कलर डालेंगे तो उसको वो अवशोषित कर लेगी। ठीक है, सफ़ेद को अवशोषित तो करता है लेकिन अपने रंग को छोड़ के बाकी सबको। तो अब आप लोग आगे की टेबल रीड कर लेना, हम थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें चाहें तो, या फिर वीडियो को पॉज करके देख लें कि आप लोग देखोगे नीले पे यदि हमने सफ़ेद डाला तो नीला होगा, लेकिन नीले पे यदि हमने लाल डाला है तो काला हो गया है। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ के देख सकते हैं। कोई डाउट है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। पॉइंट डायलॉग है हमारा, पर आप लोग ज़्यादा संपर्क कर नहीं रहे, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि हम बहुत अच्छा बता रहे हैं, आप पे सब कुछ बन रहा है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो हमने ध्वनि में भी वैसे पढ़ा था इस चीज़ के लिए, अब यहाँ भी वही सेम चीज़ पढ़ेंगे। तो प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश तरंग की
प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोगों को पता है कि प्रकाश जो है वो तरंग प्रकृति का भी माना जाता है और कण प्रकृति का भी माना जाता है। ठीक है, तो प्रकाश के तरंग प्रकृति का होने की सबसे अच्छी पुष्टि कौन करता है, तो आप बोलेंगे व्यतिकरण। ये क्वेश्चन खूब आ चुका है परीक्षा में, तो आप लोग भी इसको याद रखें। और इसको सबसे अच्छा समझाया किसने था, थॉमस यंग साहब ने। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया, जब समान आवृत्ति पर समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से, तो इस वाली चीज़ को भी याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है परीक्षाओं में, एक ही प्रकाश स्रोत से। ठीक है, मतलब एट अ सेम सोर्स, दोनों किरणों को एक ही सोर्स से या फिर एक ही स्रोत से निकलना चाहिए। प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण, मतलब उनके एग्जिस्ट यानी वहाँ पे आरोपित होने पे, इंग्लिश का मुँह नहीं आ रहा तो हम ओरिएंटेड बोल सकते हैं, नहीं आ रहा मुँह पे वर्ड, तो आगे चलते हैं अभी। तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता, एग्जीक्यूट बोल सकते हैं, तो उनके एग्जीक्यूशन के फलस्वरूप तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो परिवर्तन होगा, वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। दो तरंगें जब टकराएंगी, टक्कर होने पर कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे। ठीक है, बस ये कि उन दोनों तरंगों को एक ही सोर्स से निकलना चाहिए, आगे जाके कहीं मिलना चाहिए, और मिलने को हम लोग बोलते हैं यानी अध्यारोपण होना है यहाँ पे। और जब अध्यारोपण या एग्जीक्यूशन होगा तो वहाँ पे तीव्रता में चेंजेस, उनकी इंटेंसिटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण या फिर इंटरफेरेंस कहते हैं। तो वो मिलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, भी हमने पीछे देखा था, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि लेजर लाइट से हमने यहाँ पे बहुत सारी तरंगें डाली होंगी, तो मान लीजिए दो तरंगें निकली, वो आगे जाके इस प्रकार से कहीं कहीं पे मिल रही हैं। तो मिलने के कारण वहाँ पे जैसे वो मिलना शुरू होंगी, टकराना शुरू होंगी, तो वहाँ पे प्रकाश का व्यतिकरण होना शुरू हो जाएगा और उनकी एनर्जी में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, उनके प्रकारों पर ध्यान दे लें ताकि कंफर्म करा सकें। बस सीधी बात बोल रहे हैं कि एक ही सोर्स से निकलना है और किसी एक बिंदु पर जाकर टकराने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, व्यतिकरण। तो माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं, हमने पीछे बताया था आपको कि प्रकाश तरंगें इस प्रकार से संघ और गर्त बना के चलती हैं। तो ये संघ हैं यानी क्रेस्ट हैं, और ये गर्त है मतलब डेप्थ है। तो जब दो किरणें ऐसी इस प्रकार से आएंगी, समझिए एक किरण ये आ गई हमारी यहाँ से ऐसी, और इसका संघ, और तो यहाँ पे हमने अच्छा चित्र नहीं बना पाए, यहाँ पे एक बार फिर से बना देते हैं। ये वाली एक तरंग ये आ गई, ठीक है, और दूसरी तरंग हम ये लेके आ गए इस प्रकार, थोड़ी सी टेढ़ी बना देते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं, हमने थोड़ा सा चित्र खूब सुधारने की कोशिश की है। ये उठा हुआ भाग इसका है, उठा हुआ भाग इसका है, तो उठे मतलब संग, ठीक है। फिर से ये भी उठा हुआ है और ये भी यहाँ पर उठा हुआ है, ठीक है। फिर ये दबा हुआ, ये भी दबा हुआ है। तो जब समान कला में, मतलब संग से संग और गर्त से गर्त, अच्छा चित्र नहीं बना पाए, हम फिर से बनाएंगे कभी मन होगा तो, अब इतना ही रहने देते हैं। तो जब समान कला में, ठीक है, जहाँ पर लिखा है संग से संग और गर्त से गर्त, तरंगों के पास दो कलाएँ होती हैं, दो फेज होते हैं संग और गर्त के रूप में। तो जब संग से संग या गर्त से गर्त टकराएगा तो वहाँ प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, मतलब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और इसे संपोषी व्यतिकरण आप कह देंगे। इसके विपरीत विनाशी में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव में, जब जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में यानी अपोजिट फेस में टकराएंगी या मिलती हैं, तो वहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य हो जाती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को आप विनाशी व्यतिकरण कह डालोगे, ठीक है। फिर आगे आपको बस इसमें इतना ही बस सीधा याद रख लें कि आपको तो बस मेन चीज़ याद रखना, व्यतिकरण में किसी भी किरणों को यानी किन्हीं भी किरणों को एक ही स्रोत से निकलना है, एक ही स्रोत से वो मानी निकली और आगे जाके टकराएंगी। टकराने पर उनकी ऊर्जा का वितरण होगा। ऊर्जा के पास संग और गर्त दो कलाएँ होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है फिर कि यदि संग संग या गर्त गर्त अर्थात समान कला में टकराएंगे तो संपोषी होगा, असमान कला में टकराएंगे तो विनाशी होगा। और संपोषी में तीव्रता बढ़ जाएगी, विनाशी में तीव्रता घट जाएगी। संपोषी मतलब उनको पोषण मिल रहा है, विनाशी में उनका विनाश हो रहा है। इस चीज़ को आप रखना। फिर से देखो हमने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से, मतलब दो मतलब अलग अलग यदि स्रोतों से निकले हैं तो व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास एम्पलीट्यूड या फिर आयाम सेम नहीं होंगे। अब थोड़ा डीप की बात है, फिर भी आप याद रखें, कई बार परीक्षा में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, व्यतिकरण की घटना के लिए दो किरणों को या सभी किरणों को एक ही स्रोत से निकलना चाहिए, दो स्रोत से निकलना चाहिए, फिर एक से अधिक स्रोतों से निकलना चाहिए, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लगाएंगे हमेशा एक ही स्रोत से निकलना चाहिए। तुमने क्लास को थोड़ा सा इजी बनाया है, ज़्यादा डीप में लेकर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से ऊपर से ही आते हैं। बस आपको इनको याद रखना है कि क्या है ये व्यतिकरण, मतलब एक ही स्रोत से निकलना, आगे जाके एक बिंदु पर टकराना। आगे चलते हैं, अब लास्ट पॉइंट है
प्रकाश तरंगों का ध्रुवण या पोलराइजेशन ऑफ वेव्स। तो प्रकाश तरंग जो है, यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत एक ही तल में और एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में सम्मित ना हो तो इस प्रकार के प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कह डालोगे। सीधी बात यह है कि हम लोग देखते हैं कि प्रकाश तो जो है ऐसा ऐसा निकल पड़ता है कहीं से भी और सभी दिशाओं में फैलने की कोशिश करता है। लेकिन अब हमने टॉर्च ले लिया एक, ठीक, टॉर्च ले लिया और उसमें इस प्रकार से एक बल्ब लगा दिया, तो हम लोग क्या देखते हैं कि बल्ब से लाइट निकलेगी तो कुछ तो सीधी जाएगी, ठीक है, सम्मित है, ठीक, कुछ तो सम्मित है। लेकिन जो बाकी के जो सम्मित नहीं, यानी जो सम्मित नहीं है उसको हम लोग यहाँ पर सम्मित बना देंगे इस प्रकार से, वो यहाँ टकराएगी और फिर यहाँ से सीधी निकल जाएगी। तो सीधी बात, हर किरण जो है अब इस प्रकार से सीधी फोकस बना कर निकलेगी। जब आप प्रकाश को इस प्रकार से एक ही रास्ते में आगे बढ़ाते उसको फैलने से इस प्रकार से रोक देते हैं तो ऐसे प्रकाश को हम लोग क्या नाम दे देंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश या पोलराइज्ड लाइट कह देंगे। और प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या करेंगे, ध्रुवण या फिर पोलराइजेशन कह देंगे। तो जो हम लोग टॉर्च है, लेजर लाइट है, ये सब किसको उदाहरण कहलाते हैं। तो टॉर्च की लाइट या सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा बनता है, लेजर किरण की लाइट, ठीक है। एलईडी नहीं बोल पाएंगे, लेजर की लाइट पक्का बोल पाएंगे। और टॉर्च की लाइट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्रुवण बोल सकते हैं, ध्रुवण ध्रुवित प्रकाश कह सकते हैं, जो फोकस पे काम में आएगा, आप किसी चीज़ पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। और अगली घटना, आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि ध्रुवण का उपयोग हम लोगों की प्रौद्योगिकी परीक्षण में व्यवहारिक जीवन में क्या है। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि तरंगें होती दो प्रकार की, यांत्रिक और अयांत्रिक, और यांत्रिक तरंगें भी दो प्रकार की थी, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। और अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ मतलब ध्वनि और प्रकाश तरंगों में सभी गुण पाए जाएंगे, पर ध्वनि और प्रकाश को यदि अलग सिद्ध करना है तो केवल कौन सा गुण है, ध्रुवण। तो ध्रुवण बस एक ऐसा गुण है या ऐसी घटना है जो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर स्पष्ट करती है, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंगें मतलब ध्वनि तरंगें जो थी ध्रुवण को नहीं दिखलाती हैं, जबकि ये वाली तरंगें अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्सल वेव्स दिखलाती हैं। और इसका मतलब था लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइजेशन नहीं दिखलाती। इसलिए हमने आप लोगों को जब ध्वनि पढ़ाई थी वहाँ पर ध्रुवण की चर्चा नहीं की थी। तो अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण की घटना होती। तो वही बात हमने फिर से लिख दी आप लोगों के लिए। आगे चलते, साधारण प्रकाश चाहे ट्यूबलाइट का हो चाहे सूर्य के प्रकाश का हो, उसमें बहुत सारे विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति काम करते हैं, उसको हम लोग विद्युत वेक्टर कह सकते हैं। विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से होते हैं। इस कारण से उनका लाइट फैल जाती है, मतलब समान रूप से समतल दिशा में समान रूप से सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, उनको आप एक जगह पर फोकस नहीं कर सकते। अर्थात वो वाला प्रकाश पोलराइज्ड प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश नहीं, अर्थात वो अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। तो प्रकाश स्रोतों जैसे कि विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, जितने भी सामान्य स्रोत हैं हम लोगों के पास, वो नहीं, लेजर और कहने को टॉर्च, इन सबको हम लोग क्या कह देंगे, इन सब से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होगा, जिसको आप लोग रिवाइज कीजिए, है ना। यदि कोई डाउट हो तो संपर्क कीजिए। इस प्रकार से अपने हम प्रकाश चक्र को समेटते हैं और अगली क्लास में आप लोगों से कोई नए चक्र को लेके मुलाकात करेंगे। साथ में इसके कुछ हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगवाएंगे अभी, तो उनको भी आप लोगों को करना है और कोई डाउट बनता है तो हमसे संपर्क करना है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।